प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी अपने अनेक आयामों के साथ, अनेक समस्याओं और चुनौतियों के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होती है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से एक विलक्षण आदर्शवादी दृष्टि इसको प्रस्तुत किया। वास्तव में वो आदर्शवाद के पक्षधर थे, लेकिन अपनी अंतिम कथा साहित्य की दुनिया तक पहुंचते पहुंचते, गोदान जैसे उपन्यास तक पहुंचते पहुंचते, कफन जैसी कहानी तक पहुंचते पहुंचते वो कुछ यथार्थवादी भी दिखाई देते हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के वो पक्षधर रहे हैं, इसलिए आदर्श की प्रतिष्ठा वे यथार्थ रूप में करते हैं। वह एक कोरे उपदेश या उपदेशात्मक वृत्ति या नैतिक संदेश, इससे अलग रहकर, दूर रहकर, एक व्यावहारिक दृष्टि के साथ, एक स्वस्थ दृष्टि के साथ अपनी कहानियों में कथा वस्तु को बुनते हैं। उनकी प्रस्तुति अत्यंत विश्वसनीय प्रतीत होती है। पाठक को उस सारे कथाक्रम को देखकर अपने आसपास के परिवेश में वो पात्र, वो घटनाक्रम सहज ही दिखाई देने लगते हैं। प्रेमचंद कहानी लेखन का उद्देश्य मनोरंजन को नहीं मानते। उस युग में हम जानते हैं कि मैथिलीशरण गुप्त ने भी यह बात कही थी कि केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। द्विवेदी युग में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया था। इसलिए एक संदेश के साथ, एक उपदेश के साथ गद्य और पद्य का सृजन हो, यह एक संदेश उस समय दिखाई देता है। प्रेमचंद भी कहानी लेखन का उद्देश्य केवल मनोरंजन को नहीं मानते। मनोरंजन होता है, लेकिन वायवी कल्पनाशीलता, उससे वो कहानी को निकालते हैं। वह जो एक तिलस्मी कथा लोक प्रेमचंद से पहले की कथा दुनिया में मिलता था, खासतौर पर जो तिलस्मी कहानियाँ, उपन्यास, इसका एक सिलसिला प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से तोड़ते हैं। वे कहानियों में जीवन के प्रति एक स्पष्ट, एक सुलझी हुई दृष्टि रखते हैं। कोई भी समस्या यदि उजागर की जाए तो उसके समाधान को खोजने की एक उत्कट इच्छा, यह भी प्रेमचंद की कहानियों में दिखाई देती है। उनकी अपनी इच्छा शक्ति भी उसमें प्रकट होती है। प्रेमचंद को बहुत से लोग तो कहानियों का जादूगर कहते हैं। सीधी, सरल, सहज, बोधगम्य, सपाट और पारदर्शी भाषा शैली, इसमें कहानी प्रारंभ करते हैं तो आद्योपांत पढ़ते रहने की एक ललक, यही कहानी की शक्ति है, यही कहानी की विलक्षण कला है। हम प्रेमचंद की कहानी को प्रारंभ करते हैं तो बिना समाप्त किए छोड़ने का मन नहीं करता। उनकी कहानियां अपने पाठकों का स्वयं निर्माण कर लेती हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि, एक विलक्षण उपलब्धि है। मध्यकाल के, उत्तर मध्यकाल के कवि घनानंद ने लिखा कि लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मोरे कवित्व बनावत। ऐसा लगता है प्रेमचंद कहानी नहीं लिख रहे, प्रेमचंद की कहानियां प्रेमचंद को लिख रही हैं। इसलिए प्रेमचंद के पाठक स्वतः पैदा होते हैं, उनको खोजना नहीं पड़ता। यही प्रेमचंद की लोकप्रियता का, हिंदी की उस युग में लोकप्रियता का मुख्य श्रेय प्रेमचंद को इसीलिए जाता है। पठनीयता इन कहानियों का मूलभूत गुण है, इन कहानियों का प्राण तत्व है। विचार, भाव और कला, यह एक विलक्षण त्रिवेणी उनकी कहानियों में, उनके कथा साहित्य में
सर्वत्र उपलब्ध होती है। वैचारिकता प्रौढ़ है, भावलोक बहुत प्रबल है, और विचार और भाव की अभिव्यक्ति का जो कौशल है, जो विलक्षण अनुभूति और अभिव्यक्ति का संगम है, वह वास्तव में विचार, भाव और कला की त्रिवेणी को प्रवाहित करता है। कथा साहित्य के प्रतिष्ठित समीक्षक और आलोचक डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, उन्होंने प्रेमचंद के विषय में लिखा भी है कि प्रेमचंद महान उपन्यासकार थे, किंतु वे ज्यादा महान कहानीकार थे। हालांकि महानता दोनों जगह है, लेकिन डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की दृष्टि में उनकी कहानियां उनके उस विराट रूप को अधिक उद्घाटित करती हैं। प्रेमचंद की कहानियों में हिंदी कहानी के विकास की सभी अवस्थाएं हम देख सकते हैं, वो दिखाई देती हैं। प्रेमचंद के पास किस्सा गोई की कला भी है, जो कहानी की सौदेश्यता का पुख्ता आधार भी है। किस्सा गोई की भारतीय समाज में जो परंपरा शुरू होती है, वो तो माँ की गोद से या दादी नानी के किस्सों से हम अपने घर परिवार में अनुभव करते ही रहे हैं। उस किस्सा गोई में जो आत्मीयता, जो अपनत्व, जो स्नेह, जो प्रेम उमड़ता है, जो विश्वास उमड़ता है, वह प्रेमचंद की कहानियों में भी दिखाई देता है। व्यावहारिक मनोविज्ञान की समझ भी है, तो मानव चरित्र के सदृश उद्घाटन की तकनीक भी उनके पास है। प्रेमचंद की प्रारंभिक अनेक कहानियों में हम प्रौढ़ता का अभाव पाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां निरंतर प्रबुद्धता का, संतुलित दृष्टि का और न्याय संगत तर्कपूर्णता का सशक्त उदाहरण बनकर हमारे सामने आती हैं। इसलिए उनकी प्रारंभिक कहानियों में कथा शिल्प की तलाश के लिए संघर्षरत दिखाई देते हुए पात्र, इस उद्देश्य में वो अपने को कैसे सफल बनाते हैं, ऐसी अनेक कहानियां, बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी बड़ी चर्चित, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है 1921, विचित्र होली, गृहदाह, हार की जीत, परीक्षा, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, इस्तीफा, अलगयोजा, पूस की रात। पूस की रात बड़ी चर्चित और प्रसिद्ध कहानी है। होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बहुत ही सामाजिक विद्रूपताओं को उद्घाटित करती हुई, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, कफन कहानी, ऐसी अनेक कहानियां 1936 में लिखी गई, जो उन्हें यथार्थवादी धरातल तक ले जाती है। बहुत सी कहानियों का उल्लेख कर सकते हैं। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने प्रेमचंद की समस्त कहानियों को 3 चरणों में विभक्त किया। प्रारंभिक काल सन 1918 तक, विकास काल 1929 तक और उत्कर्ष काल 1936 तक। तो प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में घटनाओं की प्रधानता है, चरित्र चित्रण कम है। विकास काल की कहानियों में आदर्श मूलक भावना से ओतप्रोत कहानियां हैं और अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषमताओं, दोषों, विसंगतियों को उद्घाटित किया गया है। उन कहानियों में वे यथार्थ को चित्रित करते हुए आदर्श मूलक समाधान खोजते हुए प्रतीत होते हैं। धीरे धीरे उनके जो आदर्श हैं, आदर्शवादी दृष्टि है, उसको जीवन के कटु अनुभवों से आघात लगता है और वे यथार्थवाद की ओर उन्मुख होते चले जाते हैं। और तीसरे चरण तक आते आते प्रेमचंद युगीन राजनीतिक आंदोलनों से भी अत्यधिक प्रभावित दिखाई पड़ते हैं और उनकी कहानियों में उसका प्रतिबिंबन प्रकट होता है। इसलिए पूस की रात, ईदगाह, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, कफन आदि कहानियां प्रेमचंद सत्य को पूरी तरह उघाड़कर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। उसी यथार्थ के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करने का साहस भी वो करते हैं। प्रारंभिक कहानियों में जो परंपरागत मूल्य, आस्था और विश्वास प्रकट होता है, वह इन कहानियों तक आते आते बिखर जाता है। इसलिए प्रेमचंद की प्रस्तुति, वैविध्य, उनकी समकालीन यथार्थ पर बनी मजबूत पकड़, उनकी स्थितियों परिस्थितियों का प्रामाणिक चित्रण, ये सब उन्हें एक युग प्रवर्तक कहानीकार बनाता है। प्रेमचंद के कहानी लेखन पर
प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर रामदरस मिश्र ने यहाँ तक लिखा कि प्रेमचंद की अर्थमूलक दुनिया में अनेक तरह के पात्र हैं और अनेक पात्रों की अनेक तरह की समस्याएं हैं। इस दुनिया में पूंजीवाद है, सरकारी अमले हैं, वकील हैं, जज हैं, जमींदार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, टूटते हुए रईस हैं, तरह तरह की स्त्रियां, माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, प्रेमिकाएं हैं, विधवाएं हैं। अपनी संपत्ति अपने किसी संबंधी को वसीयत कर दुख भोगती हुई वृद्धाएं भी हैं और पति की सहधर्मिणी किसान और मजदूर स्त्रियां भी हैं। निकम्मी मध्यवर्गीय रमणियां भी हैं। सामाजिक अन्याय से उत्पन्न वेश्याएं भी हैं। प्रेमचंद की दुनिया अन्य हिंदी कहानीकारों की दुनिया से अधिक वैविध्यपूर्ण और जीवंत है। लेखक का दायरा विस्तृत और विशाल है। इस तरह प्रेमचंद की कहानियां कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से सशक्त, अतुल्य और अद्वितीय हैं। प्रेमचंद परिस्थितियों और घटनाओं की टकराहट के मध्य खड़े हुए अपने कथा पात्रों से समाधान के द्वार खुलवाते चलते हैं। कहीं ये कहानियों में मनोविज्ञान में, कहीं मनोविश्लेषण में, कहीं समाज मनोविज्ञान, कहीं स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, कृषि मनोविज्ञान, इन सब में उनका मन रमता है और वे अपनी बात को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि सहज, बोधगम्य और विश्वसनीय प्रतीत होती हैं। कुल मिलाकर प्रेमचंद की कहानियां जिंदगी की कहानियां हैं। ग्रामीण जीवन से उनकी संबद्धता तुलना में अधिक है। उनकी कहानियों में गांव और कस्बे हैं, सत्याग्रह और आंदोलन हैं, स्कूल और कॉलेज हैं, जमींदार, पूंजीपति, शोषक, साहूकार हैं, क्लर्क हैं, उच्च पदाधिकारी, इनका परिवेश और उनकी समस्याएं, चुनौतियां भी पर्याप्त मात्रा में हैं। प्रेमचंद ने स्थितियों की मार्मिकता को समझा है और पूरी मार्मिकता से उनका जीवन चित्रण किया है। प्रेमचंद ने अनेक अतुल्य, बेजोड़ और अनुपम कहानियां केवल हिंदी जगत को ही नहीं, संपूर्ण कथा जगत को दी हैं। अतः प्रेमचंद युग के दूसरे बड़े और महान कहानीकार को जब हम जयशंकर प्रसाद के रूप में देखते हैं तो हम प्रतीत करते हैं कि प्रसाद जी को कथा लोक की एक मजबूत आधारशिला तो मिली थी। प्रसाद जी पहली कहानी ग्राम के साथ सन 1911 में इंदु पत्रिका में उपस्थित होते हैं। उनकी महत्वपूर्ण कहानियों में और कहानी संग्रहों में प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। प्रसाद एक कहानीकार के रूप में प्रेमचंद से नितांत भिन्न प्रतीत होते हैं। प्रसाद रूमानी प्रकृति के व्यक्ति थे और वे जीवन के स्वर्णिम अतीत के गौरव, कल्पना की ऊंची उड़ान, भावयित्री की प्रस्तुति और काव्यात्मक मर्म का कहानी में समावेश, इन सब विषयों पर जो अधिकार प्रसाद का है वह किसी दूसरे रचनाकार का नहीं है। प्रसाद जी की कुछ कहानियां संस्कृत गद्य काव्य के अधिक निकट प्रतीत होती हैं, जैसे खंडहर की लिपि, चक्रवर्ती का स्तंभ, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा, ऐसी कहानियां। प्रसाद जी की कहानियों में प्रेम और करुणा, त्याग और बलिदान, दार्शनिकता और काव्यात्मकता, भावात्मकता और चित्रात्मकता, ये सब इनका प्राधान्य हमें मिलता है। धीरे धीरे आगे चलकर प्रसाद जी की कहानियां मनोविज्ञान से जुड़ती चली जाती हैं। मन की उलझन का, द्वंद्वात्मक मनस्थिति का, मानसिक दुविधा का चित्रण जैसा प्रसाद जी करते हैं, उसी का विकास आगे चलकर अनेक मनोवैज्ञानिक कथाकारों में, इलाचंद जोशी आदि, अज्ञे आदि में हम देख सकते हैं। आकाशदीप, कला, देवदासी, आंधी, मधुआ, इंद्रजाल, सालवती आदि ऐसी अनेक कहानियां, इनमें प्रसाद जी की जो मनोवैज्ञानिक सूझबूझ है, उसका प्रस्तुतिकरण और उसका उद्घाटन जिस तरह से वो करते हैं, वो प्रसाद जी के विराटत्व को प्रकट करता है। प्रसाद जी की कहानियां पाठकों को आकृष्ट करती हैं, बांधती हैं, पठनीयता को बढ़ाती हैं, विमुग्ध कर लेती हैं, पाठकों के चित्त पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ती हैं। प्रसाद जी की कहानियों में नारी पात्रों की परिकल्पना अद्भुत और अपूर्व है, विलक्षण है। आकाशदीप की चंपा, देवरथ की सुमाता, पुरस्कार की मधुलिका, इसी तरह के अविस्मरणीय और कालजयी पात्र हैं। समाज से जूझती तथा नियति से संघर्ष करती ये नारियां, ये नारी पात्र
अन्यत्र किसी भी कथा जगत में दुर्लभ हैं। प्रेमचंद और प्रसाद में कहानी सृजन का जो भी अंतर रहा हो, कहानीकार दोनों ही उच्च स्तर के, उच्च कोटि के, विश्व स्तरीय माने गए हैं। यह अलग बात है कि प्रेमचंद आधुनिक कहानी के जनक माने गए, जबकि प्रसाद जी की कहानियों में आधुनिक बोध उस तरह से नहीं आ पाया। इस काल के अन्य कहानीकारों में विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, इनका नाम उल्लेखनीय है। ये दोनों कहानीकार प्रेमचंद की कहानी परंपरा के कहानीकार हैं। कौशिक जी विश्वंबर नाथ शर्मा की प्रारंभिक कहानी रक्षाबंधन 1912 में उतनी प्रौढ़ कहानी भले ही ना रही हो, किंतु आगे चलकर गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, कल्लौल ऐसी कहानियों के संग्रहों में विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की लगभग 200 या उससे भी अधिक कहानियां प्रकाश में आईं। प्रेमचंद ने जो कहानी लेखन का मार्ग प्रशस्त किया था, निश्चित रूप से आचार्य कर्म उनके माध्यम से हुआ, क्योंकि उनके उस प्रशस्त मार्ग पर बाद में चलने वाले, लेखन करने वाले अनेक कहानीकार उनसे प्रभावित भी हुए। कौशिक जी ने प्रेमचंद की तरह नए नए विषय, नए नए क्षेत्र, नए कहानी लेखन की चुनौतियां, उन सब क्षेत्रों को चुना और सफलता भी हासिल की। कौशिक जी ने पारिवारिक जीवन की समस्याओं को कहानियों के माध्यम से उकेरा। वे बाल विवाह की समस्या, पर्दा प्रथा की समस्या, दहेज की प्रथा, अनमेल विवाह, विधवा विवाह, ऐसी समस्याएं जिनको प्रेमचंद अपनी कहानियों में उद्घाटित कर रहे थे, जिनको महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से लेखक समुदाय के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, उन सब कहानियों में विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक उनको उद्घाटित करते चलते हैं। ग्रामीण जीवन से अधिक नगर जीवन को चित्रित करने में शर्मा जी की रुचि दिखाई देती है। सुदर्शन जी के कहानी संग्रहों में सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट ऐसी अनेक कहानियां उपलब्ध होती हैं। सुदर्शन से अपने समय की समस्याओं को कथानक में बखूबी पिरोने की आशा की जाती थी और उन्होंने उसे पूरा कर दिखाया। विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई अत्यंत प्रसिद्ध कथा के रूप में, कहानी के रूप में विभिन्न पाठ्यचर्याओं में उसे शामिल किया गया, क्योंकि उसमें जिन मूल्यों की बात की गई वह अद्भुत था। पगली तथा सुदर्शन की कहानी हार की जीत, यह भी एक अद्भुत कहानी के रूप में, चर्चित और प्रसिद्ध कहानी के रूप में हम हिंदी कहानी के इतिहास में देखते हैं। कवि की स्त्री अत्यधिक प्रसिद्ध और चर्चित कहानी रही। कहानी की बुनावट करते हुए किसी उद्देश्य विशेष को लेकर, किसी आदर्श को केंद्र में रखकर, पाप पर पुण्य की विजय दिखाते हुए, बुराई पर अच्छाई की विजय, हृदय परिवर्तन का मंत्र और पारंपरिक मूल्यों की प्रतिष्ठा, ऐसे लक्ष्य निर्धारित करते हुए ये दोनों कहानीकार सृजन सतत रूप से करते चलते हैं। दोनों पर प्रेमचंद का प्रभाव प्रकट दिखाई देता है। इस युग के अन्य कहानीकारों में आचार्य चतुरसेन, हम जानते हैं, दुखवा मैं कासे कहूँ, राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास, इन सब कहानीकारों ने भी कथाकार जयशंकर प्रसाद का अनुसरण किया और बहुत सी उल्लेखनीय, स्मरणीय और सराहनीय कहानियां लिखी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने अनेक ऐतिहासिक कहानियां लिखकर बड़े रोचक अंदाज में अपने आप को उपस्थित कराया। दुखवा मैं कासे कहूँ, मोरी सखी एक इसी तरह की कहानी है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने सुपठ्य, रोचक, प्रेरक बहुत सी कहानियां लिखी, जिनमें अम्बपालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावरचिन, हल्दी घाटी में, बाण वधू ऐसी कहानियां मिलती हैं। भाषा की दृष्टि से प्रसाद की भाषा के निकट ये कथाकार दिखाई देते हैं। प्रसाद, हम जानते हैं कि संस्कृतनिष्ठ भाषा के प्रयोक्ता हैं, प्रणेता हैं, पक्षधर हैं। उन्होंने अपने समस्त नाटकों में, उपन्यासों, कहानियों में और कविताओं में, कामायनी हो
या अन्य काव्य ग्रंथ हों, आंसू की बात करें, लहर और झरना की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि प्रसाद ने भाषा का अपना एक तेवर, अपना एक मुहावरा, अपनी एक शैली गढ़ी थी। ये जो पारसी थिएटर के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया था, युद्ध किया था, उसी का सुपरिणाम था। और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री आदि जो कथाकार थे, उन पर प्रसाद की उस शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। राय कृष्ण दास की कहानियाँ भाव प्रधान कहानियाँ हैं। ये प्रसाद जी के निकटस्थ थे, उनसे अत्यधिक प्रभावित थे। प्रसाद की नाटकीय शिल्प योजना को उन्होंने अपनी कहानियों में बखूबी पिरोया था। इसलिए अंतःपुर का आरंभ, रमणी का रहस्य, ये कहानियाँ इसी रूप में, इसी प्रमाण के साथ उपस्थित होती हैं। विनोद शंकर व्यास तो प्रसाद जी के अभिन्न मित्र थे। उन्होंने अपनी सभी कहानियों में प्रसाद जी वाले सौंदर्य, प्रेम और करुणा जैसी भावना को आत्मसात किया। प्रसाद जी सौंदर्य के कवि माने जाते हैं, प्रेम के चितेरे माने जाते हैं। करुणा उनकी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटकों में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। उसी सब को विनोद शंकर व्यास ने भी अपनाया और आत्मसात किया। कल्पनाओं का राजा, विधाता, अपराध, इसी तरह की उनकी चर्चित कहानियां रही हैं। इस युग के अन्य कहानीकारों में पांडे बेचन शर्मा, उग्र, जैनेन्द्र, अज्ञेय, इनका नाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण और श्लाघ्य है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने जो कहानियां लिखी, उनमें चिनगारियां 1923, शैतान मंडली 1924, इंद्रधनुष 1927, बलात्कार 1927, चॉकलेट 1928, दोज़ख की आग 1929, निर्लज्ज 1929, ऐसी बहुत सी कहानियों के संग्रह प्रकाश में आते हैं। उग्र जी प्रेमचंद की तरह ही सामाजिक बोध के कहानीकार हैं, किंतु वे समाज के यथार्थ को बेबाकी से, निडरता से उघाड़ते चलते हैं। यथा नाम तथा गुण, उग्र जी अनाचारों पर, कुप्रथाओं पर तथा सामाजिक शोषण पर अपना उग्र आक्रोश व्यक्त करते हैं। कहानी की संरचना तैयार इसी आधार पर वो करते हैं। उनकी कहानियां पूरी तरह से पाठकों को झकझोरती हैं। चिनगारियां कहानियां या कहानी संग्रह विद्रोह भरी राष्ट्रीय चेतना की कहानियां लिए हुए। व्यंग्य के पैनेपन के कारण उनके इस संग्रह को सरकार ने जब्त भी कर लिया था। उग्र जी के पास एक फकीरी समाजद्रोह सदैव विद्यमान रहा है। जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों को मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक धरातल पर तैयार किया। उनकी कहानियों में हत्या, खेल, पाजेब, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, ध्रुव यात्रा, ये सब कहानियां, एक दिन, ये चर्चित और उल्लेखनीय कहानियां हैं। जैनेन्द्र मानव जीवन के अनेक अनुत्तरित, अनसुलझे प्रश्नों को तथा सालने वाली, पीड़ा देने वाले शंकाओं को अंकित करते हैं। बाल मनोविज्ञान की बहुत सी सुंदर कहानियां, खेल और पाजेब आज भी जैनेन्द्र को एक विलक्षण कहानीकार के रूप में उपस्थित करती हैं। उनकी कहानियों में नारी को केंद्र में रखकर विराट स्तर पर, व्यापक स्तर पर लेखन किया गया है। जैनेन्द्र प्रेमचंद के निकटस्थ थे, परंतु अपनी रचना धर्मिता में उन्होंने प्रेमचंद का अनुसरण नहीं किया, अपनी एक अलग राह बनाई। उनकी कहानियों की दिशा और आयाम अपने निजी और खोजे हुए दिखाई देते हैं। जैनेन्द्र की कहानियां अब घटना नहीं रहीं, बल्कि चरित्र और मनोविज्ञान, सत्य पर केंद्रित हो गई। जैनेन्द्र की चित्रित नारी अब घर में ही नहीं रहना चाहती, कैद से मुक्त होकर वह बाहर जाना चाहती है। जैनेन्द्र घटना को प्रधानता नहीं देते, संकेतों से कथानक को गति प्रदान करते हैं। प्रतीकों से अनुभूति की गहन प्रेरणा उनकी कहानियों में परिव्याप्त होती है। अज्ञेय ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों के विरोध में, शोषण के विरोध में, विद्रूपताओं के विरोध में संघर्षों को स्वर दिया और अनेक कहानियां लिखी। उनके कहानी संग्रहों में विपथगा 1931 इसीलिए चर्चित और उल्लेखनीय रहा क्योंकि वह वैश्विक युद्धों के कारणों की खोज करता रहा। अज्ञेय के पात्र जैनेन्द्र के पात्रों की तरह अंतर्मुखी नहीं है, पूर्णतः बहिर्मुखी हैं। वे सामाजिक विपरीत परिस्थितियों से बेबाकी से जूझते प्रतीत होते हैं। अज्ञेय नारी के क्रांतिकारी रूप का भी चित्रण करते हैं।
अज्ञे की कहानियों में कड़ियाँ, अमर वल्लरी, मैना और सिग्नेलर जैसी, रेल की सीटी, रोज और हरसिंगार जैसी कहानियां अविस्मरणीय हैं। अज्ञे समकालीन शासन व्यवस्था को नकारते हैं, वे पारंपरिक मूल्यों को भी अस्वीकार करते हैं, वे प्रेम और कर्तव्य के बीच के द्वंद्व को उद्घाटित करते हैं, सहज स्वभाव, सहज प्रकृति और आदर्श के बीच की दुविधाग्रस्त मन स्थिति को भी वे उकेरते हैं। व्यक्ति मन की गुत्थियों को, अंतर्द्वंद्वों को वो सूक्ष्म रूप से विश्लेषित करते हैं। प्रेमचंद युग के अन्य कहानीकारों में राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, राहुल सांकृत्यायन, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, उषा देवी मित्रा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, विष्णु प्रभाकर, ये नाम उल्लेखनीय और अविस्मरणीय नाम माने जाते हैं। राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानियों में कानों का कंगना, दरिद्र नारायण, पैसे की घुंघनी ऐसी कहानियां उल्लेखनीय हैं। ये सभी कहानियां 1938 में प्रकाशित हुईं और गांधी टोपी नाम के संग्रह में संकलित हुईं। भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रसिद्ध कहानियों में मधुपर्क, दीपमालिका, हिल्लोर, मिठाई वाला, हृदय गति, तारा, स्वप्नमयी, शबनम और निंदिया लागी। वाजपेयी जी मध्यवर्गीय परिवारों और समाज की विसंगतियों को प्रभावशाली ढंग से चित्रित करते हैं। भगवती चरण वर्मा के कहानी संग्रहों में इंस्टॉलमेंट 1936 में प्रकाशित हुआ। वर्मा जी की जीवन की विद्रूपताओं और कुरूपताओं को उद्घाटित करने वाली कहानियां अविस्मरणीय हैं। आधुनिक समाज का खोखलापन, टूटता बिखरता समाज, घर परिवार और वर्तमान सभ्यता के बिखरते टूटते संबंधों को बहुत हृदयस्पर्शी रूप में वर्मा जी चित्रित करते हैं। निराला ने पद्मा, लिली और श्रीमती गजानंद शास्त्रीणी जैसी चर्चित कहानियां लिखी। पंत जी ने पानवाला कहानी लिखी और वे दोनों छायावादी कवि बनकर हमारे सामने आए। निराला और पंत प्रेम और सौंदर्य के कवियों द्वारा लिखित कहानियों में भी कविता का मर्म झलकता है। राहुल सांकृत्यायन ने भी 7वीं के बच्चे एक कहानी संग्रह दिया जिसमें सभी कहानियां संकलित हो गईं। आर्थिक विषमता को वो चित्रित करते चलते हैं। राहुल जी वर्ग संघर्ष को, शोषण जन्य घुटन को भी चित्रित करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी सामाजिक पारिवारिक जीवन के सुंदर प्रेरक चित्र अपनी कहानियों में उकेरे। बिखरे मोती 1932 में, उन्मादिनी 1934 में प्रकाश में आई। शिवरानी देवी की कहानी संग्रह कौमुदी 1937 में प्रकाश में आया। उषा देवी मित्रा ने पीऊ कहाँ, मूर्त मृदंग, गोधुली और देवदासी, मन का मोह जैसी कहानी संग्रह दिए। चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने गोरा, संदेह, बचपन, आंसू, शराबी, भय का राज, पगली, ताड़ का पत्ता, मास्टर जी आदि चर्चित कहानियां दी। प्रभाकर जी ने बहुत सी कहानियां पत्र पत्रिकाओं में लिखी जो प्रकाशित हुईं और इस तरह प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी ने अपना एक विलक्षण स्वरूप, अपना एक अलग मार्ग बनाया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का स्वर्ण काल है और अनेक कहानीकारों ने प्रेमचंद से प्रेरणा लेकर या प्रेमचंद से अलग अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए हिंदी कहानी को जीवंत बना दिया, कालजयी बना दिया। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हुए अनुमति चाहते हैं। नए विषय के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।